हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। अमन चड्डा ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नेम था बुल्स आई। ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है बिजनेसेस को। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पोंड टू साइबर अटैक्स एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डेटा। अब अमन चड्डा एक हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट भी हैं। इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और ऐसा समझ लीजिए कि ये एकदम से फेमस भी हो गए, क्योंकि ये पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, सिंसियर बनकर काम करते हैं, पूरा सिंसियर है मतलब काम में। इनका बिजनेस दिन ब दिन ग्रो भी कर रहा है। तो इनको कुछ वक्त के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने को मिला, ऑफर मिला है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुमको कंप्लीट करना है। ये प्रोजेक्ट कहां से मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करने के बाद इनको ये समझ में आया कि ये सारा काम मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी टीम को एक्सपेंड करना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या किया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज से कांटेक्ट किया, वहां पर प्लेसमेंट के लिए गए। तो इन्होंने वहां से ईशांत और वरिंदा, दो लोगों को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया है। अब इन्होंने क्या देखा कि मैंने जो दो पर्संस को रखा है काम के लिए, वो पूरी तरह से काम करने के लिए कैपेबल है, उनमें पूरी एनर्जी है और ट्रस्ट करने वाले भी हैं ये लोग। तो अमन चड्डा अब अपने ऑब्जेक्टिव पर पूरी अच्छी तरह से फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि ईशांत और वरिंदा उनका काम और भी आसान कर देते हैं। ईशांत और वरिंदा की वजह से अमन चड्डा जी का जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर पूरा भी हो जाता है। अब अमन चड्डा ने अपना काम करने का तरीका, अपने ऑपरेशंस का एरिया और ज्यादा एक्सटेंड कर लिया है। और दूसरी तरफ देखें, ईशांत और वरिंदा को भी अब नए नए अवसर मिल रहे हैं डेवलप होने का और इनिशिएटिव लेने के। मतलब पहल क्षमता, मतलब वो अपने आप से बहुत सारे काम और करने लगे हैं, उनको भी और अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं से मिलने लगी हैं। तो अब हमको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अमन चड्डा जी ने यूज किया है अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करने में, जिसने हेल्प की है। मतलब अमन चड्डा क्या चाहते थे? अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना। तो इस काम को पूरा करने के लिए अमन चड्डा जी ने यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, हमको उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। दूसरी बात हमको ये बतानी है, हमको 4 पॉइंट बताने हैं किसके? इंपॉर्टेंस के। यहां पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमको पता चलेगा ना, उसी कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। 4 इंपॉर्टेंस हमको बतानी होगी। तो सिंपल सी बात है, अमन चड्डा जी ने क्या देखा था कि मैं सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, काम का बंटवारा कर दिया, काम को आगे बढ़ा दिया और काम को पूरा करने के लिए उनको कहीं ना कहीं अथॉरिटीज भी दी होंगी। तो यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टॉपिक अप्लाई हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट अमन चड्डा जी ने यहां पर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से अमन चड्डा अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर पाए हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने ऑर्गेनाइजिंग के यूनिट में स्टडी किया है। इससे क्या होता है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करने का पावर भी दे देते हो, अथॉरिटीज भी दे देते हो, जिससे वो लिमिट में रहकर काम पूरा करते हैं। अब बात आती है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज की क्या इंपॉर्टेंस है। चारों पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, फायदा क्या हो गया हमें, इंपॉर्टेंस हमको क्या मिलने वाली है? सबसे पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि हम पूरी कुशलता के साथ काम कर सकें और अपने इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर फोकस कर पाए। सोचकर देखो, जब मैंने अपने इंप्लॉइज को काम दे दिया, अब मेरा काम और आसान हो जाएगा, मैं और अदर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी फोकस कर पाऊंगा। जैसे इस केस में अमन चड्डा जी ने जैसे ही दोनों इंप्लॉइज की हेल्प ली, अमन चड्डा जी अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर और ज्यादा फोकस कर पाए।
वैसा ही मैनेजमेंट के अंदर होता है। जब जब हम काम डिवाइड कर देते हैं तो हम दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर भी फोकस कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। देन हमको रूटीन के कामों से थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है और हमको नए नए एरियाज में काम करने की भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। फिर दूसरा फायदा क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से? इससे होता है इंप्लॉइज की डेवलपमेंट, क्योंकि जब जब हम इंप्लॉइज को कुछ काम देते हैं तो उनके अंदर का टैलेंट बाहर निकल कर आता है और वो अच्छे लीडर भी बन जाते हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर में डिसीजन लेने की पावर भी आती है और कहीं ना कहीं वो अपने डिसीजन लेते भी हैं। फिर तीसरी बात है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। डेलीगेशन ऑल्सो हैज साइकोलॉजिकल बेनिफिट एज हेल्पिंग द बिल्डिंग द सेल्फ स्टीम ऑफ द एम्प्लॉइज, इंप्रूव हिज कॉन्फिडेंस इन द वर्क परफॉर्मेंस। इससे उनके काम करने की पावर भी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और उनके अंदर खुद की सेल्फ अस्टीम, ऐसा लगा लीजिए कि उनकी खुद की भी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो व्हेन ए सुपीरियर इंटरेस्ट इज सबऑर्डिनेट, जब जब एक सुपीरियर अपने इंप्लॉइज को दायित्व सौंपता है, कोई काम सौंपता है, तो ये सिर्फ काम सौंपना नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर विश्वास भी कर रहा है। तो सुपीरियर का काम वो कमिटमेंट के साथ भी करता है। तो दस डेलीगेशन मे गिव राइज टू लेटेंट एबिलिटीज इन द सबऑर्डिनेट्स। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर छिपी हुई क्षमता होती हैं, पर जैसे ही हम उनको काम सौंपते हैं ना, उनकी छिपी हुई क्षमता बाहर निकल कर आती है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ना ऐसी ऐसी कैपेसिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, कभी प्रकट ही नहीं होती है, दिखती नहीं है, पर जैसे ही हम उनको काम देते हैं ना, वो छिपी हुई चीजें बाहर निकल कर आती हैं। उसी तरह से हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंस है वो है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जब जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज का यूज करते हैं, उससे क्या होगा, हमें ग्रोथ करने का मौका मिलता है। पहले तो हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ भी होती है, दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं फर्म की ग्रोथ भी होती है, प्रॉफिट भी ग्रो होंगे, हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड हो सकता है। तो विद द इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, जैसे जैसे एम्प्लॉइज की क्षमता बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन भी और ज्यादा तरीकों से काम करना स्टार्ट करता है, काफी गेन होना स्टार्ट होता है। तो द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ द फर्म becomes easy as the capable workforce is ready to take greater responsibilities। तो उनमें ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होता है फर्म का भी, इंडिविजुअल्स का भी। तो उससे क्या होगा, वर्क फोर्स की कैपेसिटीज बढ़ती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने इस पूरे केस में क्या सीखा कि यहां पर अमन चड्डा जी ने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जिससे हम काम डिवाइड भी करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को काम को पूरा करने का अथॉरिटी भी देते हैं और लिमिट में रहकर उनको काम पूरा भी करना होता है। फिर हमने इस केस में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज की 4 इंपॉर्टेंस भी हमने डिस्कस की हैं। Shan Spices Limited are the manufacturer of the different food specific spices like rajma masala, chole masala, आलू परांठा मसाला etc। अब ऐसा ना हो कि ये सब मसालों के नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जाए। ये कंपनी क्या करती है, इस प्रकार के मसाले बनाती है, राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू परांठा मसाला। तो मिस्टर राघव कंपनी के ओनर हैं, तो इन्होंने काम को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। कंपनी में 30 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। तो मिस्टर राघव कहते हैं कि प्लानिंग हमारा कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मिस्टर राघव का मानना है कि अगर प्लानिंग अच्छे से हमने की है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो इंप्लॉइज अपने काम पर, अपने उद्देश्य पर फोकस कर पाए, इसीलिए मिस्टर राघव ने इंप्लॉइज को बोला हुआ है कि आपको काम के टाइम पर, वर्किंग आवर्स के टाइम पर सिर्फ ऑफिशियल मैटर पर ही डिस्कस करना है। मतलब हम सिर्फ काम पर आए हैं तो हम काम को लेकर ही बात करेंगे, घर की, समाज की, आस पड़ोस की बात अपने को नहीं करनी है। तो इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो अपने काम पर फोकस करें, सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात करें। मिस्टर राघव ने कुछ रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए हैं इंप्लॉइज के लिए, ताकि वो उसको फॉलो करते रहें। तो अकॉर्डिंग टू विच इंप्लॉइज आर नॉट फॉलो टू विजिट एंड टॉक टू द इंप्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फॉर द ऑफिशियल वर्क। इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग
इंप्लॉइज दूसरे इंप्लॉइज के साथ दूसरे मैटर्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ ऑफिशियल मैटर के ऊपर ही बात करनी है। अगर हमें मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाना है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन से बात करनी है, तो वो बात सिर्फ ऑफिशियल वर्क को लेकर होनी चाहिए। तो मतलब उन्होंने काम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया है, इंपॉर्टेंस दी है। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है ना, वो अच्छे से काम कर रही है। हमको इस पूरे केस में स्टडी क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, हमको यहां पर ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे केस को जो हमने अभी स्टडी किया उसमें कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में बताना भी है। फिर जो टाइप हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, फिर हमने क्या बताना है, उसका एक फीचर। थर्ड केस, थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या बताना है, what was the purpose behind the formulation of the rules for the employees that restricted their personal communication with the employees of other departments। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हम अपनी पर्सनल बातें ना कर पाए, इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का पीछे का पर्पस क्या है। चौथी बात जो हमको बतानी है, मिस्टर राघव ने इस पूरे केस में कौन सी दो वैल्यूज वायलेट की हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो यहां पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही तो हम क्या करते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, और इंप्लॉइज को बिल्कुल बोलते हैं कि तुमको सिर्फ काम के टाइम पर सिर्फ काम की बात करनी है, पर्सनल बात नहीं करनी है। चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो यहां पर जो केस हमने डिस्कस किया है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर पहले से ही बना दिया जाता है, मैनेजमेंट बता देती है उस पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें उस स्ट्रक्चर के अंदर रहना होता है, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो formal organizations clearly defines the boundaries of the authorities and responsibilities and facilitates systematic coordination among the various activities to achieve organizational goal। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही सारी बाउंड्रीज बता दी जाती हैं, और उस बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए हम सबको काम करना होता है, और सबको पता होता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। दूसरी बात जो हमसे पूछी गई थी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमको फीचर बताना है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर इंसान का, हर वो इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उन सभी के रिलेशनशिप्स को बता देता है, किसका क्या रिलेशन है, किसके साथ, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका इंप्लॉइज होगा, किसको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसको बॉस मानना है, किसको इंप्लॉय मानना है। तो ये सारी क्लैरिफिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाती हैं। जॉब पोजीशंस के बारे में, उनके आपस में क्या रिलेशंस होंगे, उनके नेचर को लेकर सारी बातें पहले से ही क्लियर कर दी जाती हैं। अगर किसी को बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो वो कौन से रास्ते से होकर जाएगी, ये बातें भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से तय कर दी जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के पीछे का मोटिव क्या है। सिंपल सी बात है, जब जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन बना रहता है, काम अच्छे से होता है। तो यही काम यहां पर भी हुआ। द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज दैट रिस्ट्रिक्टेड देयर पर्सनल कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट इज टू इंश्योर डिसिप्लिन एट द वर्क प्लेस, ताकि काम की जगह पर काम करने की टाइमिंग्स पर डिसिप्लिन बना रहे और फालतू के टाइमिंग की हम बर्बाद ना करें, मतलब हम वक्त बर्बाद ना करें, वेस्ट टाइम ना करें। दिस is help to curb the emergence of the informal organization to a certain extent increase work efficiency। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उससे क्या होता है, हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है और हम काम के ऊपर फोकस कर पाते हैं। बात चौथी, हमसे चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मिस्टर राघव ने यहां पर कौन सी दो वैल्यूज वायलेट की हैं। सिंपल सी बात, मिस्टर राघव ने यहां पर इंप्लॉइज की लिबर्टी को छीना है। लिबर्टी टू एम्प्लॉइज, लिबर्टी का क्या मतलब होता है, मन चाहा काम करने की आजादी। अब एम्प्लॉइज सिर्फ वही काम करेंगे जो उनको करने के लिए कहा गया है। मान लो किसी एम्प्लॉय के मन में ये आ गया कि मैं इस तरीके से भी काम कर सकता हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यहां पर एम्प्लॉइज की जो काम करने की जो आजादी है ना, मन चाहा काम करने की जो आजादी है, वो छीन ली गई है कहीं ना कहीं।
तो हर इंप्लॉई अब वैसा ही काम करेगा जैसे मिस्टर राघव ने फिक्स किया है। जो दूसरी वैल्यू है वो है इमोशनल नीड्स की फुलफिलमेंट होने का। देखो, काम के दौरान इंप्लॉइज क्या करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे, पर्सनल बातें शेयर नहीं कर पाएंगे, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन पाएंगे, इमोशनल नीड्स भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम घर में है, चाहे बाहर है, कहीं संसार में है, समाज में है, कहीं पर भी रहते हैं, हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं। वो इमोशंस हर कोई दूसरे से शेयर करना चाहता है, पर इस केस के अंदर देखा जाए तो वो इमोशनल जो नीड्स हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। Stilo Limited decided to set up its steel manufacturing factory in the backward area of the Orissa where the very less job opportunities were available. इस कंपनी ने अपना स्टील मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री एक ऐसी जगह पर लगाने का प्लान किया है जहां पर लोगों को नौकरियां बहुत कम मिल रही हैं या लोग बेरोजगार हैं। तो उस एरिया के लोगों ने स्टीलो लिमिटेड के इस एफर्ट को वेलकम किया। अब लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए आए, तो इस कंपनी ने क्या किया, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिसीजन लिया है कि हम लोगों को कुछ और फैसिलिटीज भी देने वाले हैं, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एटसेट्रा। स्टीलो लिमिटेड को कुछ वक्त के बाद ही भारी मात्रा में प्रॉफिट होने स्टार्ट हो गए। अब एक दूसरी कंपनी है जो इनके कंपटीशन में है, तो उस कंपनी को यह बात रास नहीं आ रही कि स्टीलो लिमिटेड को प्रॉफिट ज्यादा कैसे हो रहे हैं। तो उस कंपनी ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर असलम को बोला है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो कि स्टीलो लिमिटेड को इतनी भारी मात्रा में प्रॉफिट किस रीजन से हो रहे हैं। तो असलम ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि हमारी दोनों कंपनीज के अंदर एक बात तो कॉमन है, सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हर इंप्लॉय जानता है कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको किसे जवाब देना है, मतलब कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। पर दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या है? असलम कहता है कि दोनों कंपनीज में एक ही डिफरेंस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो स्केलर चेन के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू? स्केलर चेन। ये स्केलर चेन का टॉपिक हमने कहां पढ़ा था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट में, जहां पर हमने देखा था कि हेनरी फ्योल ने एक सोपान श्रृंखला मतलब स्केलर चेन का प्रिंसिपल दिया था। तो असलम कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम स्केलर चेन को फॉलो कर रहे हैं, पर जो स्टीलो लिमिटेड है वहां पर जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है ना, वो फ्री फ्लो है। क्योंकि उस कंपनी ने बोला हुआ है कि आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो विच लेड टू द फास्टर स्पीड स्प्रेड ऑफ द इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। अब स्टीलो लिमिटेड में क्या है, पूरा कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होता है। कौन किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकता है। इससे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है और फीडबैक भी बहुत जल्दी आती है। हमको क्या करना है इस केस में, ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कम्युनिकेशन हर डायरेक्शन में जा रहा है, इसी के बिहाफ पर हमको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात, जो पॉइंट हम यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे उसी का हमको एडवांटेज बताना है। तीसरी बात, हमको यह बताना है कि स्टीलो लिमिटेड सोसाइटी को क्या कम्युनिकेट करना चाहती है। अब इसी केस की तरह ही एक केस और भी है मिलता जुलता, हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। यह है माई कार लिमिटेड को लेकर। इस कंपनी ने भी अपना कार मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री एक वेस्ट बंगाल की एक बैकवर्ड एरिया में लगाने का प्लान किया है, जहां पर नौकरियां बहुत कम है। लोगों ने इसके प्लान को, एफर्ट को वेलकम किया है। और कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने यह प्लान किया है, यह डिसाइड भी किया है कि हम लोगों को अदर फैसिलिटीज भी देने वाले हैं, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एटसेट्रा। तो कंपनी रियलिटी में क्या चाहती है, ये कंपनी भी रियलिटी में चाहती है कि फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर आए ताकि हम उनको कुछ और फैसिलिटीज भी देना चाहते हैं। तो इस कंपनी को भी बहुत सारे प्रॉफिट होने लगे। अब इसी प्रकार से एक दूसरी कंपनी है जो इसके कंपटीशन में खड़ी है। तो उस कंपनी ने क्या बोला होगा, अपने प्रोडक्शन मैनेजर अरविंद को बोला है तुम इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो कि उस कंपनी को भारी मात्रा में प्रॉफिट क्यों हो रहे हैं। अरविंद ने भी वही बात बताई होगी कि हम दोनों कंपनीज में एक तो कॉमन बात है कि हम दोनों कंपनीज में सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन है, पूरी एक्टिविटीज अच्छे से होती हैं, सारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन है,
हर इंप्लॉइज को पता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए अकाउंटेबल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो यहां पर अरविंद ने भी एक बात बोली है कि हम दोनों कंपनीज में एक डिफरेंस है कि हम स्केलर चेन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करते हैं, पर माई कार लिमिटेड क्या करती है, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन करती है। मतलब कम्युनिकेशन उनका हर एक डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है और फीडबैक भी बहुत जल्दी आती है। अब हमको इस केस के बिहाफ पर भी वही सेम बात बतानी है कि यहां पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है हर डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी बात जो हमको बतानी है, जो हम यहां पर पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे उसका हमको एडवांटेज बताना है, फायदा बताना है। तीसरी बात जो पहले वाले केस की तरह ही हमको बतानी है, यहां पर कौन सी दो वैल्यूज ऐसी हैं जो माई कार लिमिटेड सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। अच्छा देखो, जब हमने चैप्टर स्टडी किया था ना ऑर्गेनाइजेशंस की यूनिट, उसमें एक टॉपिक आया था फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता था, कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में जाता है, फ्री फ्लो होता है। तो यहां पर इस दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लोग बहुत जल्दी फीडबैक भी करते होंगे। बात आती है एडवांटेजेस की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो फायदा होता है ना, इसकी वजह से लोग अपनी सोशल नीड्स को भी पूरा कर पाते हैं, घर परिवार की भी बातें कर लेते होंगे, बिलोंगिंगनेस भी बढ़ती होगी, और कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना वो भी जल्दी पूरा होता होगा। क्योंकि हम अगर किसी से अपने दिल की बात कर सकते हैं, अगर हम किसी के साथ अपनापन क्रिएट कर लेते हैं, तो वहां पर हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। हमें वहां पर काम करते हुए हमारे काम से हमको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो डेफिनेटली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से लोगों को जॉब की सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। तीसरी बात जो हमसे पूछी गई थी कि दोनों केसेस के अंदर दोनों कंपनीज सोसाइटी को कौन सी दो वैल्यूज कम्युनिकेट करना चाहती हैं। पहली बात ट्रस्ट, दूसरी बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनी ने क्या किया है, स्कूल खोलेंगे, हम हॉस्पिटल की फैसिलिटी देंगे, मार्केट की फैसिलिटी देंगे, तो ये हुआ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। ट्रस्ट की बात क्यों, क्योंकि कंपनी ने अपनी फैक्ट्री एक ऐसे एरिया में लगाई है जहां पर लोगों के पास नौकरियां भी नहीं है। तो कंपनी क्या चाहती है, वो वहां के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहती है। तो ये था हमारा सिंपल सा केस। दोनों केसेस के अंदर एक कॉमन बात थी कि दोनों में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होता है, हर डायरेक्शन में जाता है। फिर दोनों केसेस के अंदर एक कॉमन बात थी कि दोनों कंपनीज सोसाइटी को जो कम्युनिकेट करना चाहती हैं वो है ट्रस्ट, और दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किरण इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो ऑफिस फर्नीचर में डील कर रही है। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, मार्केट में शेयर को इंक्रीज करने के लिए, अपने ऑपरेशन में कुछ विविधता लाना चाहती है। विविधता लाने का मतलब है कि कंपनी चाहती है कि मैं ऑफिस फर्नीचर का काम तो कर ही रही हूं, इसी तरह से मैं कोई और काम भी स्टार्ट कर दूं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। कंपनी मार्केट में अपने शेयर को इंक्रीज करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। कंपनी के सामने काफी सारे ऑल्टरनेटिव आए पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। तो कंपनी ने क्या किया, एक मीटिंग की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं ना उन सबकी एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में सारे ऑल्टरनेटिव्स को लेकर डिस्कस किया गया है, सबकी एवेल्युएशन हुई है। एवेल्युएशन करने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का है वो है सुखविंदर। सुखविंदर ने डिसाइड किया है कि हम ऑफिस फर्नीचर तो बना ही रहे हैं, हम क्या करेंगे, कुछ और भी अब ऐड कर देते हैं। क्या, होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग का काम। मतलब हमारा ये बिजनेस एक्टिविटी का एक नया लाइन होगा। मतलब कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि ऑफिस फर्नीचर तो हम बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ अब हम होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग का काम भी स्टार्ट कर देते हैं। पूरा केस स्टडी करने के बाद हमको क्या बताना है, इस पूरे केस में हमको उस फ्रेमवर्क का नाम बताना है जो कंपनी डिसाइड करे, जिसकी वजह से कंपनी कॉम्प्लेक्सिटीज जो कंपनी को फेस होने वाली है उसका कंपनी सामना कर पाए। मतलब इस पूरे केस में हमें यह बताना है कि हम किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करें। जो फ्रेमवर्क हमको पता लगेगा
उसके बारे में हमें एक रीजन भी देना है कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो किस रीजन से दे रहे हैं। दूसरी बात जो हमको बतानी है, जो फ्रेमवर्क हमको यहां फाइंड आउट करना है, उसकी दो लिमिटेशंस के बारे में बताने हैं, लिमिटेशंस के बारे में भी बताना है। जब हमने चैप्टर स्टडी किया था तो हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर हम कब फॉलो करते हैं? जब हमारे पास एक ही प्रकार का प्रोडक्ट होता है। पर अगर हमारे पास मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो हमको दो डिवीजन बना लेनी चाहिए। यही बात इस कंपनी के अंदर भी है। इस कंपनी में ऑफिस फर्नीचर तो पहले से बन ही रहा है, अब हमारे पास एक मेन प्रोडक्ट और आ गया है, क्या? होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग का। तो डेफिनेटली कंपनी को जो स्ट्रक्चर अब डिसाइड करना चाहिए वो होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जब जब हम बनाते हैं तो इससे क्या होगा, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी, उसका हम आसानी से सामना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ऑफिस फर्नीचर का डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा और जो होम इंटीरियर्स का जो हमने डिसीजन लिया है उसका डिवीजन अलग हो जाएगा। दोनों डिवीजन अलग अलग होने के बाद दोनों के काम अलग अलग हो पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने डिवीजन स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं किया, ऑफिस फर्नीचर और होम इंटीरियर का काम अगर हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या होगा, हर काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रह जाएगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे ऑफिस फर्नीचर का काम पहले करें या होम इंटीरियर्स के काम को प्रायोरिटी दें। पर डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, दोनों डिवीजन अलग अलग बन जाएंगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी, जो भी डिसीजन होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे, इनिशिएटिव होंगे और जितने भी फंक्शंस होंगे वो इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। बात आती है लिमिटेशन की। डिविजनल स्ट्रक्चर जब जब हम डिसाइड करते हैं तो क्या होता है, हमको दो अलग अलग डिवीजन बनाने होते हैं। अब दोनों डिवीजन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है कि दोनों डिवीजन क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करेंगे। वो कहेगा, ऑफिस फर्नीचर वाला जो डिवीजन होएगा वो सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। होम इंटीरियर वाला जो डिवीजन अब हम बनाने जा रहे हैं वो डिवीजन सोचेगा कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि कंपनी तो एक ही है, डिवीजन दो बनने वाली है। तो दोनों डिवीजन के जो हेड होंगे उनके बीच में लड़ाई पैदा हो सकती है, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे रिसोर्सेज ज्यादा मिले, जो दूसरे डिवीजन का जो हेड होगा वो कहेगा कि मुझे रिसोर्सेज ज्यादा मिले। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर बनने के बाद कॉस्ट ज्यादा आती है, क्योंकि हमें सिमिलर नेचर के फंक्शंस फिर से फॉलो करने होते हैं। प्रोडक्शन दो दो बार होगा, परचेज दो दो बार होगी, मार्केटिंग दो दो बार होगी, फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी दो दो बार बनेगा, तो सारे काम डबल डबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमको सिमिलर फंक्शंस को करने के लिए एक सेपरेट डिवीजन फिर से बनानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली कंपनी को जो इस क्वेश्चन की केस के बिहाफ पर जो स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए वो डिविजनल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। फिर हमने क्या डिस्कस किया, डिविजनल स्ट्रक्चर की क्या लिमिटेशन है। अगर आप ये स्टडी करना चाहते हो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस किया है, तो मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस का टॉपिक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। राजवीर पाथवे कंस्ट्रक्शंस के ओनर हैं। राजवीर जी ने डिसाइड किया है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, इसके लिए हम एक कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन किस चीज का होगा, फॉर डेवलपिंग क्लीन सराउंडिंग इन देयर एरिया, अपने अपने एरिया में सफाई को लेकर और क्लीनिंगनेस की डेवलपमेंट को लेकर, सराउंडिंग में सफाई को लेकर। तो उन्होंने क्या किया है, 10 लोगों की एक टीम बनाई है जो एरिया में सफाई करने को लेकर है। और इस टीम के साथ लगा लीजिए कि एक मीटिंग हुई है, तो मीटिंग के अंदर हर किसी ने अपने अपने सजेशन दिए हैं। एक पर्सन कहता है कि हमको इस काम के लिए लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। दूसरे मेंबर ने बोला कि हमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को इस काम में इन्वॉल्व करना चाहिए।
एक पर्सन और है, उसने क्या बोला कि जो भी बेरोजगार यूथ है हमको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। हमने क्या किया, जो भी ऑप्शन आए हमारे सामने काम को पूरा करने के लिए, जो भी ऑप्शन हमारे सामने आए हमने उन सारे ऑप्शंस का इवैल्यूएशन किया है। इवैल्यूएशन करने के बाद इन सभी के बीच में ये डिसीजन हुआ कि जो हम कैंपेन चलाना चाहते हैं अवेयरनेस का, ये कैसा पूरा होगा, ये पूरा होगा लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प से। तो टू अचीव द डिजायर्ड गोल वेरियस एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड। अब हमने जो काम पूरा करना है, काम को पूरा करने के लिए हमने एक बात तो डिसाइड कर ली कि हम लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प लेने वाले हैं, पर गोल को अचीव करने के लिए हमको ये एक्टिविटीज भी करनी होगी। पहली बात, परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स लाइक डस्टबिन्स, गार्बेज एंड ब्रूम्स। ब्रूम्स मतलब झाड़ू। दूसरी बात, हमको गार्बेज कलेक्ट करना होगा। फिर तीसरी बात, हमको गार्बेज को क्या डिस्पोज ऑफ भी करना होगा, मतलब डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। After identification of different activities, the work was allocated to different members. हमने सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके काम मेंबर्स में बांट दिया। पूरे केस में हमें क्या बताना है, मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात हमको ये भी बतानी है कौन सी वैल्यूज हैं जो कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पर इस पूरे केस में देखें तो मैनेजमेंट के यहां पर जो कॉन्सेप्ट जो पहला आ रहा है वो है प्लानिंग का। कंपनी ने क्या किया है, राजवीर जी ने क्या किया है, पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग की है। प्लानिंग के बिहाफ पर ही तो क्या हुआ है, सबसे मीटिंग हुई और सबसे मीटिंग के होने के बाद सबने अपने अपने आइडियाज दिया है कि हमको इस अकॉर्डिंग काम करना है, इस अकॉर्डिंग काम करना है या इस अकॉर्डिंग काम करना है। ये वाली सारी बातें हमने ऊपर वाले केस में भी डिस्कस की थी कि किसी ने बोला है कि लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प लो, किसी ने बोला स्कूल जाने वाले बच्चों की हेल्प लो, किसी ने बोला कि अनएम्प्लॉयड यूथ की हेल्प लो। और फिर सारा इवैल्यूएशन करने के बाद इन लोगों में क्या डिसाइड हुआ कि हम लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प लेने वाले हैं। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने प्लानिंग को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आगे ऑर्गेनाइजिंग भी की है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमने गोल डिसाइड किया है वो अचीव हो जाए। तो काफी सारी एक्टिविटीज इन्होंने आइडेंटिफाइड की हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटी, हम डस्टबिन परचेज करेंगे, गार्बेज बैग परचेज करेंगे, ब्रूम्स परचेज करेंगे, गार्बेज का कलेक्शन होगा, फिर गार्बेज का डिस्पोजल होने वाला है। और ये सारी आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने क्या किया है, एक्टिविटीज को सभी मेंबर्स में डिवाइड भी कर दिया है कि ये मेंबर ये काम करेगा, ये मेंबर ये काम करेगा, तेरा ये काम होगा, ये काम तेरा होगा। तो डेफिनेटली यहां पर मैनेजमेंट के दो फंक्शन, दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुके हैं, पहला प्लानिंग का, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग का। फिर बात आता है कि कंपनी सोसाइटी को कौन सी दो वैल्यूज कम्युनिकेट करना चाहती है। पहली बात क्लीनिंगनेस, कि हमको साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरी बात, कंपनी ने क्या किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। सोसाइटी के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी ने यहां पर पूरी की है। समीर गुप्ता ने एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी की शुरुआत की थी। टारगेट क्या था, रूरल मार्केट के अंदर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन पहुंचाना। मतलब भारत के जो ग्रामीण मार्केट है या ग्रामीण एरियाज हैं वहां तक हम सस्ते मोबाइल फोन पहुंचाना चाहते थे। कंपनी की शुरुआत हुई है 15 इंप्लॉइज के साथ, 15 वर्कर मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में थे। कंपनी ने स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर काम बहुत अच्छा किया है, प्रोडक्ट काफी अच्छा था, मार्केट भी काफी अच्छी हुई है, तो प्रोडक्ट की डिमांड अब इंक्रीज हो रही है। डिमांड पूरा करने के लिए अब हमको क्या करना होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब कुछ और इंप्लॉइज को हमें नौकरी पे रखना होगा। समीर गुप्ता कहते हैं कि पहले मैं सारे डिसीजन खुद ले रहा था, अब मैं चाहता हूं कि अथॉरिटीज का फैलाव हो। तो समीर गुप्ता का यह मानना है कि जो इंप्लॉइज हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सक्षम है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और डिसीजन लेने की पावर भी उनके अंदर है। तो समीर गुप्ता ने क्या किया है, डेफिनेटली अथॉरिटी का फैलाव कर दिया है। समीर गुप्ता का यह प्लान काम कर गया, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है और
प्रोडक्ट की रेंज भी इंक्रीज हो गई है। मतलब हो सकता है कि पहले हम 10 या 15 प्रकार के मोबाइल निकाल रहे थे, अब हमने मान लो मोबाइल और अलग अलग प्रकार के भी निकालना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ गए होंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ गई, कंपनी के मोबाइल्स की वेराइटीज भी बढ़ गई। तो हमको इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद ये बताना है कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो समीर गुप्ता ने यूज किया है ताकि कंपनी हायर प्रॉफिट को अचीव कर पाए, हायर प्रॉफिट को अचीव कर पाए, स्थिति को कंट्रोल कर पाए। और हमको ये भी बताना है कि जो कॉन्सेप्ट हमको यहां पर आइडेंटिफाई होगा उसकी 3 इंपॉर्टेंस। तो पूरा केस देखा जाए तो बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, इसी केस से मिलता जुलता एक केस और स्टडी कर लेते हैं, फिर हम दोनों केसेस का एक साथ आंसर भी देखेंगे क्योंकि दोनों केसेस का जो आंसर आएगा वो सेम होगा। नीरज गुप्ता, इन्होंने भी एक योयो लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की है 10 एम्प्लॉइज के साथ। कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हैं सस्ते सस्ते इंडियन रूरल मार्केट के लिए। कंपनी ने स्टार्टिंग के सालों में बहुत अच्छा किया है, प्रोडक्ट अच्छा था, डिमांड बढ़ने लगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने एडिशनल एम्प्लॉइज को नौकरी पर रखने का डिसीजन लिया है। नीरज गुप्ता स्टार्टिंग में सारे डिसीजन खुद लेते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि मैं अथॉरिटी का फिलहाल करना चाहता हूं। एम्प्लॉइज काफी कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इनका प्लान भी, नीरज गुप्ता का प्लान भी काम कर गया है और कंपनी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया है और काफी सारे प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी ने और भी लॉन्च कर दिए हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ। जैसा हमने पहले केस में स्टडी किया था वैसा ही हमसे इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि नीरज गुप्ता ने कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया है। हमको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है जिस कॉन्सेप्ट की वजह से हम हायर प्रॉफिट को अचीव करने वाले हैं, कंपनी सिचुएशन को संभालने वाली है। ये देखने के बाद कॉन्सेप्ट जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसी कॉन्सेप्ट की हमको फिर से 3 इंपॉर्टेंस भी बतानी होंगी। अगर हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा हो तो डेफिनेटली चाहे वो समीर गुप्ता जी हैं चाहे वो नीरज गुप्ता जी हैं, उन्होंने कंपनी में हायर प्रॉफिट को पाने के लिए, हायर ऊंचाइयों को पाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है? डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सारी अथॉरिटी, डिसीजन लेने की पावर हम खुद के हाथ में रखते हैं। समीर गुप्ता और नीरज गुप्ता ने स्टार्टिंग में सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया था, डिसीजन लेने की पावर खुद के पास रखी, अथॉरिटी खुद के पास रखी। पर जैसे जैसे अब काम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों ने क्या किया है, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग अब हम सारे डिसीजन लेने की पावर खुद के पास नहीं रखेंगे। डिसीजन लेने की पावर अब हमने किसको दे दी है, इंप्लॉइज को भी दे दी है, उनको भी अधिकार दे दिए हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने सौंप दी है। तो डेफिनेटली इन दोनों ने जो कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम बात कर रहे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन के 3 एडवांटेजेस कौन से हैं। जब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो इंप्लॉइज का, सबऑर्डिनेट्स का आपस में शांति बना रहेगा, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि जब जब हम उनको काम देंगे तो उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर आएगी, डिसीजन लेने की पावर आएगी, सब मिलजुल कर काम करने वाले हैं। तो व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर द गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, they learn to depend on their own judgment and develop solutions for various problems they encounter। जब जब उनके सामने प्रॉब्लम आके खड़ी होएगी अब वो अपने ओनर का दिमाग नहीं खाएंगे बल्कि खुद उन सिचुएशंस को फेस करेंगे, डिसीजन ले पाएंगे। मतलब इससे भी ज्यादा अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी होती है, आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनेमिक लीडर्स। जब जब हम लोगों को काम करने की पावर देते हैं तो तब क्या होता है, लोगों के अंदर से एक छिपी हुई क्षमता बाहर निकल कर आती है और वो एक डायनेमिक लीडर्स भी बन जाते हैं। दूसरा एडवांटेज देख लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट को भी फायदा होता है। टॉप मैनेजमेंट को कैसा फायदा होता है, पहले टॉप मैनेजमेंट क्या करती थी, सारे डिसीजन खुद लेती थी। अब उन्होंने क्या किया, डिसीजन लेने की पावर कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स को दे दी, काम भी डिवाइड किया, डिसीजन लेने की पावर भी दी, अथॉरिटीज भी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी। अब क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो खुद का जो काम है ना वो थोड़ा सा अभी कम हो जाएगा।
क्योंकि सारे काम, छोटी छोटी बातें पहले उनको खुद सोचनी होती थी। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, काम बांट दिया, अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ और इंपॉर्टेंट कामों के ऊपर आसानी से फोकस कर पाएगा। और तीसरा जो एडवांटेजेस हमारा है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन बहुत जल्दी हो पाएंगे। पहले क्या होता था, छोटी छोटी बातें हमको टॉप लेवल से ही पूछनी पड़ती थी, काम करें कि ना करें, ये प्रॉब्लम आई है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्या डिसीजन लूं। अभी क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन आने से हमने सभी को अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। भाई तुम इस सिचुएशन के अंदर ये डिसीजन ले सकते हो, ये डिसीजन लेने की पावर तुम्हारे पास है। तो अब क्या होगा, डिसीजन बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो in a decentralization organization, managers at all levels are allowed to take such decision independently। हर कोई स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए बिना डिसीजन ले सकता है। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग मच फास्टर। इससे जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ना, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, निर्णय लेने की जो पावर है वो बहुत तेजी से आएगी, निर्णय बहुत जल्दी हो पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंस है कि तो डिसीजन मेकिंग हमारा क्विक हो पाता है, हम बहुत जल्दी निर्णय ले पाते हैं। तो डेफिनेटली हमने इस पूरे केस में क्या स्टडी किया कि दोनों ने जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉलो किया है वो डिसेंट्रलाइजेशन का फॉलो किया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, एक तो नए नए लीडर निकल कर आते हैं। फिर दूसरा बेनिफिट हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट का टाइम बच जाता है, वो दूसरे इंपॉर्टेंट काम के ऊपर भी फोकस कर पाते हैं। फिर तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने ये देखा कि डिसीजंस बहुत जल्दी हो पाते हैं। रामदास जिनकी एज 49 है, एविएशन कंपनी में काम करते हैं। जिस डिवीजन में रामदास काम करते हैं उस डिवीजन में इनकी एज बाकी के एम्प्लॉय से सबसे ज्यादा है, मतलब ही इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय ऑफ हिज डिवीजन। ही इज द इवन सीनियर टू द डिवीजन मैनेजर, मतलब ये अपने डिवीजन मैनेजर से भी एज के मामले में बड़े हैं। और डिवीजन मैनेजर का नाम क्या है, डिवीजन मैनेजर का नाम है कानापुटी। रामदास को मोस्ट कमिटेड, कैपेबल और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय माना जाता है। उनकी कैपेबिलिटीज की वजह से, एबिलिटी की वजह से, सीनियरिटी की वजह से उनको जो भी असाइनमेंट दिया जाता है वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है और वो हर काम पूरा कर देते हैं। वो हर काम कैसे हैंडल करते हैं, जैसे वो रूटीन का काम करते हो, मतलब रामदास को जो भी काम दो, रूटीन के काम के अकॉर्डिंग वो हर काम पूरा कर देते हैं। पर एक प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब एक इंटेलिजेंट पर्सन नागार्जुन को इसी डिवीजन में काम दिया गया जिस डिवीजन में रामदास भी है। अब नागार्जुन काफी इंटेलिजेंट है, नागार्जुन को पता है कि काम कैसे पूरा कर रहा है, वो काम बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। मतलब नागार्जुन जिस स्पीड से काम करता है उस स्पीड के अकॉर्डिंग आई थिंक बाकी के एम्प्लॉइज काम पूरे नहीं कर पाते। अब कहीं ना कहीं रामदास और जो नया पर्सन आया है नागार्जुन, उन दोनों के बीच में टेंशन का माहौल पैदा हो जाता है। कुछ ऐसे ओकेजन भी होते हैं जब कानापुटी, कानापुटी कौन है, डिविजनल मैनेजर, इसको पता है, इसने नोटिस भी किया है कि दोनों एम्प्लॉइज के बीच में टेंशन क्रिएट है पड़ी, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है पड़ी, पर फिर भी कानापुटी ने इंटरफेयर नहीं किया इनके पर्सनल इश्यूज को लेकर, क्योंकि कानापुटी को यह बात पता है कि भले ही दोनों के बीच में इश्यूज हैं पर फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का काम, जो मेरा डिपार्टमेंट का काम है, वो फिर भी टाइम से पूरा हो रहा है, जल्दी हो जाता है। पर एक दिन क्या हुआ, दोनों के बीच में, रामदास और नागार्जुन के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई। तब तंग आकर, ऐसा समझ लीजिए, रामदास ने कानापुट्टी को जाकर कंप्लेन की है कि उसकी ड्यूटीज कौन पूरी कर रहा है, नागार्जुन पूरी कर रहा है। कह रहा है, मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि रामदास कहता है कानापुट्टी को, अपने डिवीजन मैनेजर को, कि मेरी ड्यूटीज काफी सारी किसको हैंड ओवर कर दी गई हैं, नागार्जुन को। अब नागार्जुन ने क्या किया है, नागार्जुन तो बस इतना सा कर रहा है कि वो काम बहुत जल्दी कर देता होगा। जो काम रामदास कर रहा था उसमें से भी बहुत सारे काम कौन पूरे कर देता होगा, नागार्जुन पूरे कर देता होगा। पर रामदास यही कंप्लेन जाकर कानापुट्टी को करता है कि मेरे काफी सारी ड्यूटीज वाले जो काम थे ना वो नागार्जुन पूरे कर रहा है। तो कानापुट्टी ने क्या किया,
एक ऑर्डर स्टेट किया जिसमें उसने बता दिया, क्लियर एलोकेट कर दिया किसका क्या जॉब होगा, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी दोनों के बीच में। उसने ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि तुम दोनों के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगा, कौन कैसे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब बता दिया गया। इससे क्या हुआ, वर्कलोड कम हो गया, जो प्रोडक्टिविटी थी वो एनहांस हो गई, और जो दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल, टेंशन वाला माहौल था ना, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब इस पूरे केस को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद हमसे तीन बातें पूछी जा रही हैं। पहली बात, हमको एक ऐसा स्टेप बताना है ऑर्गेनाइजिंग का जो मिस था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। दूसरी बात हमको यह बतानी है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के कौन से दो स्टेप हैं जो इस पूरे केस में इंप्लीमेंट किए गए हैं। तीसरी बात हमको यह बतानी है कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के हमको 2 पॉइंट बताने हैं। तो पूरे केस को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो पहले नागार्जुन के आने से पहले किसी को पता ही नहीं दिया था, किसी को बता ही नहीं रखा था कि किसने क्या काम करना है। मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वाला काम मिस था। मतलब ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, सभी को ड्यूटीज असाइन करते हैं, तो पहले ड्यूटीज असाइन नहीं की हुई थी। जब जब हम ड्यूटीज असाइन करते हैं तो क्या होता है, हर किसी को पता होता है किसने क्या काम करना है, किसकी क्या जॉब पोजीशन है, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर में काम करेगा। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का काम पहले नहीं था, ये स्टेप मिस था। पर अब यहां पर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यही पूछा गया है कि यहां पर कौन से दो स्टेप हैं जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अब इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। पहली बात असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, दूसरी बात उनको यह भी बता दिया गया है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजिंग की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। जो 2 इंपॉर्टेंस हमको बतानी है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जब जब हम ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर भी फिक्स कर देते हैं, डिपार्टमेंट भी डिवाइड कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट के ऊपर मैनेजर भी होता है, हर डिपार्टमेंट को पता भी होता है किसने क्या काम करना है। तो आप सोचकर देखो, क्या हमने सभी को जॉब्स असाइन की हैं कि नहीं की हैं? बिल्कुल की हैं, क्योंकि जब हमने डिपार्टमेंट बनाए तो हम उनको क्लियर बता देते हैं कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो डेफिनेटली रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होने वाला है, चाहे वो रिसोर्सेज फिजिकल है या फाइनेंशियल है या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और कोई भी काम ओवरलैप नहीं करेगा, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो दोबारा दोबारा होगा, डुप्लीकेट काम नहीं होने वाला है। फिर इससे हमारा एक बेनिफिट और भी होएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाली है। एफर्ट्स और रिसोर्सेज का जो वेस्टेज होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑलरेडी सबको फिक्स कर देते हैं किसने क्या काम करना है। तो अगर हमने स्ट्रक्चर फिक्स किया हुआ है तो क्या होगा, वेस्टेज कम होने वाली है। दूसरी बात, चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप चेंजेस लाना चाहते हो, प्लस ये भी चाहते हो कि वो चेंजेस फर्म में आपके एम्प्लॉइज फॉलो कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनाइजिंग वाला काम पहले से ही करके रखना होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंज आया और वो चेंज आपको अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि अगर आप वो चेंजेस अप्लाई नहीं करोगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हर इंसान का एक नेचर होता है, जब जब कुछ परिवर्तन होता है तो वो उसका विरोध करता है। अगर आप चाहते हो कि इंप्लॉइज परिवर्तन का विरोध ना करें, उसको आसानी से फॉलो कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग वाला काम आसानी से करना होगा। क्योंकि चेंजेस आपको किसी भी लेवल पे करने पड़ सकते हैं, वो चाहे आपको उनके मैनेजरियल लेवल पे चेंज करना हो, इंप्लॉइज का आपस में रिलेशनशिप के लेवल में चेंज करना हो, या कुछ रिवाइज करना हो, या कोई स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना हो, तो चेंजेस कहीं भी करने पड़ सकते हैं। क्योंकि आप हमेशा यही चाहोगे कि हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे, आसानी से चलता रहे और हमारा बिजनेस का टारगेट पूरा हो जाए। तो डेफिनेटली हमने इस केस में क्या देखा कि पहले जो ड्यूटीज की असाइनमेंट का काम था वो नहीं था, फिर हमने ये देखा कि ड्यूटीज असाइन की गई हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको काम सौंप दिया गया है। फिर हमने देखा यहां पर कि ऑर्गेनाइजिंग की कौन सी 2 इंपॉर्टेंस हैं। ईशिता वर्क्स एज ए कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर इन एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इवेंट मैनेजमेंट की एक कंपनी है जहां पर ईशिता काम करती है। तो
She has been made an overall official in charge for organizing a painting exhibition for one of the clients of the company. कंपनी का एक क्लाइंट है जिसने पेंटिंग एग्जीबिशन लगानी है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने का जो काम है, ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओवरऑल इंचार्ज है, वो कौन है? इशिता है। तो ये एग्जीबिशन सक्सेसफुल हो जाए तो इसने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज मुझे करनी होगी, और उन सारी एक्टिविटीज को, सारे काम को इशिता ने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद इन द अमंग कमेटीज, सारी कमेटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो इसने क्या किया है, हर ग्रुप के ऊपर एक सुपरवाइजर भी अपॉइंट कर दिया है, मतलब हर कमेटी के ऊपर एक सुपरवाइजर भी बना दिया है। तो ईच मेंबर इन द ग्रुप इज आस्क्ड टू रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर। हर मेंबर को कहा गया है कि तुमको रिपोर्ट किसे करना है? अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है। और सारे सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करेंगे? इशिता को रिपोर्ट करेंगे। मतलब कहने का क्या है, इशिता के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स के नीचे मेंबर्स। तो कहने का क्या है, मेंबर्स सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करेंगे और सभी सुपरवाइजर्स मिलकर किसको रिपोर्ट करने वाले हैं? इशिता को रिपोर्ट करने वाले हैं। अब हमको पूरे इस केस के बेस पर आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो इशिता ने यहां पर परफॉर्म किया है। दूसरी बात हमको यह भी बतानी है कि जो यहां पर मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म हुआ है उसके बीच में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो ये चैप्टर हमने बिजनेस स्टडी में स्टडी किया ही है। बिजनेस स्टडीज के अंदर ये कौन सा चैप्टर है? ऑर्गेनाइजिंग का। तो यहां पर मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया है किसने? इशिता ने। तो इशिता ने पहले क्या किया, सारे काम को पहचाना है कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, फिर सारी एक्टिविटीज को, सारे काम को उसने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उसने डिपार्टमेंट बनाए, ड्यूटीज असाइन की, सबको काम सौंपा। तो ये सारी प्रोसेस हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देखी है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन करना एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहला स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन कौन से काम हमने करने हैं, फिर काम को हम डिवाइड कर देते हैं प्लान के अकॉर्डिंग। तो हम काम डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि काम हम जब डिवाइड करेंगे तो हर किसी को उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा, ताकि काम का बर्डन कम हो जाए और काम के अंदर डुप्लीकेसी ना आए, कोई भी एक्टिविटी बार बार रिपीट ना हो। तो इससे काम अच्छे से मैनेज हो जाता है। सेकंड नंबर पे, प्रोसेस के सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी है, कंपनी का एक टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने होते हैं। प्रोडक्शन का, परचेज का, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑफिस, सारे डिपार्टमेंट, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर भी, इस केस में भी क्या किया था, इशिता ने काम को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट बनाए हैं। 3 डिपार्टमेंट बनाए, हर डिपार्टमेंट के ऊपर सुपरवाइजर छोड़े, मेंबर्स भी छोड़े। तो यहां पर भी हमारा जो सेकंड स्टेप है वो डिपार्टमेंट बनाने का है। तो नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटी इनटू डिपार्टमेंट। जो एक्टिविटी सिमिलर नेचर की है ना, एक जैसे नेचर की है, उसको हम एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में या यूनिट के अंडर में या सेक्शन के अंडर में छोड़ देते हैं क्राइटेरिया के बेस पर। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन का फैसिलिटी मिलता है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? सिर्फ प्रोडक्शन का काम। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सिर्फ परचेज का काम। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? फाइनेंस का काम। मतलब हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशल क्वालिटी होता है। डिपार्टमेंट बन गए, डिपार्टमेंट बनने के बाद क्या, उन सबको ड्यूटीज असाइन कर दो। वंस डिपार्टमेंट हैज बीन क्रिएटेड, एक बार जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो उन डिपार्टमेंट्स को किसी न किसी पर्सन के अंडर में छोड़ दिया जाता है और उनकी जॉब पोजीशंस भी बता दी जाती हैं। कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। तो ये सारी बातें उन लोगों को पहले ही बता दी जाती हैं। फिर रिलेशनशिप भी हम एस्टेब्लिश कर देते हैं। While assigning jobs, each member is told for whom he has to take the order। किसने किससे ऑर्डर लेने हैं और कौन किसको अकाउंटेबल है। तो एक क्लियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बता दिया जाता है कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है। तो देखा जाए तो पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो है कि काम को आइडेंटिफाई करो, काम को डिवाइड करो। फिर हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं।
डिपार्टमेंट बनाने के बाद हम उनको ड्यूटीज असाइन कर देते हैं। ड्यूटीज असाइन करने के बाद हम एक रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर देते हैं कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, किसकी किसके प्रति जवाबदेही होगी। ये सारी बातें सारे डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल क्लियर कर दी जाती हैं। इससे फायदा क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारा एक कॉमन गोल होता है कंपनी का, फर्म का, उसको हम अचीव कर सकते हैं। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।